हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। हम करेंगे आज स्टार्ट हमारा लास्ट चैप्टर जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस क्लास 11 का बिजनेस स्टडी बुक का। ठीक है, होप सो आपको सारे चैप्टर अच्छे से समझ आ गए हो। आपको चाहे एनसीईआरटी लगी हो चाहे पूनम गांधी लगी हो, चैप्टर सारे सेम है, कुछ नहीं है, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। अच्छे से समझो, पेपर हो जाएगा एग्जाम आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये भी चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है प्रोसेस में, बट इजी है। इसको ध्यान से सुनोगे तो आपको चैप्टर बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो आप अपनी वर्डिंग में भी आंसर बना सकते हो, आंसर फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। इंटरनेशनल बिजनेस पिछला हमने चैप्टर किया इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता था हमने पढ़ा था, जो बिजनेस जो कि इंटरनल ज्योग्राफी का रीजन के अंदर होता है। ठीक है, इंटरनली होता है। ज्योग्राफी का रीजन क्या होता है? कंट्री की जो बाउंड्री होती है, जैसे इंडिया की बाउंड्री है कंट्री की, जो भी इंडिया के अंदर जो बिजनेस होगा उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। अगर जो बिजनेस हम इंडिया से बाहर करने लगे उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, ये होता है इंटरनेशनल बिजनेस जो कि ज्योग्राफिकल लिमिट से हम बाहर चले जाते हैं, तो वो कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस बन जाता है। आगे बढ़ते क्या मीनिंग है उसका, सारे टॉपिक डिटेल से करेंगे। मैं पहले फिर से बता रहा हूँ कि मैं पूनम गांधी को रेफर कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में भी बिल्कुल सारे टॉपिक सेम दिए हुए, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं, चाहे आप एनसीईआरटी खोल लो चाहे आप पूनम गांधी खोल लो। ठीक है, पहले कर इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री। इट आल्सो कॉल्ड द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। समझ आ गया क्या होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस, की बाय और सेल किया जाता है किसको? गुड्स और सर्विसेज को बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री। की ज्योग्राफिकल लिमिट जो बनाई हुई है, ज्योग्राफिकल मतलब हमारे जो बॉर्डर्स है उससे बाहर जाके, बियॉन्ड जाके हम सेल करते हैं क्या? गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इट आल्सो कॉल्ड ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। इसको हम क्या कह सकते हैं कि ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है किसके बीच में? दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस हो रहा है। जब ज्योग्राफिकल लिमिट से बाहर चले गए तो इसका मतलब हम दूसरी कंट्री को गुड्स बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं उनसे, तो इसका मतलब क्या होगा? ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। ट्रेड का आपको मतलब मीनिंग पता ही है क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आगे क्या? इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑफ तीन टाइप के होते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एंटरपोर्ट। अब क्या होता है एक्सपोर्ट करता है? इट रेफर टू सेलिंग गुड्स और सर्विस टू फॉरेन कंट्री। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि हम सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, कहाँ? फॉरेन कंट्री में, बाहर जाके सेल, बाहर भेजते हैं या बाहर जाके सेल करते हैं। ठीक है, और इंपोर्ट में क्या होता है? इट रेफर टू बाइंग गुड्स और सर्विस फ्रॉम फॉरेन कंट्री। फ्रॉम है, ठीक है, मतलब वहां से हम खरीदते हैं। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे था टू और यहाँ पे फ्रॉम। ठीक है, कि वहां पर हम फॉरेन कंट्रीज को बेचते हैं, टू एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट मतलब लाना। ठीक है, वहां से हम खरीदते हैं। आगे एंटरपोर्ट क्या होता है? री एक्सपोर्ट। एंटरपोर्ट हम क्या कह सकते हैं? री एक्सपोर्ट। इसमें क्या होता है? इट रेफर टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स नॉट फॉर कंजप्शन इन द होम कंट्री बट फॉर एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर कंट्री। क्या होता है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करें, बट किसके लिए? अपने इंडिया के या इंडिया के कंजम्पशन के लिए नहीं, ताकि हम कहीं और दूसरी कंट्री को बेच सकें। जैसे हमने अमेरिका से सामान लिया, इंपोर्ट किया इंडिया में, उसके बाद इंडिया से हम कहाँ भेज दें? बांग्लादेश भेज दें या रशिया बेच दें, कहीं भी जाके, मतलब कि हम इंडिया में उस सामान को यूज ना करें, उसको कहते हैं एंटरपोर्ट। की जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं बट नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बट फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, की एक्सपोर्ट पर्पस के लिए हम उसको खरीदते हैं, उसको हम कहते हैं एंटरपोर्ट, जिसको हम कहते हैं री एक्सपोर्ट। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब हम बेचते हैं, इंपोर्ट मतलब हम खरीदते हैं, और री एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है कि हम इंपोर्ट करते हैं बट बाद में इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। आगे क्या? नेचर क्या? एक्सटर्नल ट्रेड को क्या? एक्सटर्नल ट्रेड को हम इंटरनेशनल बिजनेस भी बोलते हैं, सेम थिंग है। आप पेपर में एक्सटर्नल ट्रेड आ जाए या फिर इंटरनेशनल बिजनेस आ जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वर्डिंग के साथ एग्जामिनेशन बहुत प्ले करता है। अभी तो 11th का सिलेबस आगा, 12th का सिलेबस देखोगे उसमें आप क्वेश्चन पेपर जो देखोगे उसमें वर्डिंग के साथ बहुत खिलवाड़ हो जाता है, तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट कुछ नहीं है, वर्ड को समझना अच्छे से। क्या दिया गया हुआ? एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल मतलब बाहर जो ट्रेड होता है, इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर। ठीक है, इंटरनल ट्रेड हमने पिछले चैप्टर के उसमें क्या था? ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर, एक्सटर्नल मतलब ज्योग्राफिकल रीजन के बाहर, जिसको हम इंटरनेशनल बिजनेस भी करते हैं। तो उसका नेचर क्या? दो है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज, किसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं जब एक्सटर्नल ट्रेड होता है या इंटरनेशनल बिजनेस होता है। तो बताया ना कि ज्योग्राफिकल लिमिट से बाहर हो गया, मतलब दूसरी कंट्री से ही बिजनेस हो रहा है। ज्योग्राफिकल लिमिट के बाहर तो दूसरी अपनी कंट्री तो है नहीं कि हाँ बॉर्डर के बाहर
कोई और जगह भी हमारी कंट्री, ऐसा नहीं है। जो बॉर्डर उसके अंदर अंदर जो इंटरनल ट्रेड होगा, अगर जो बॉर्डर से बाहर होगा, जोग्राफिकल रीजन से बाहर होगा, तो एक्सटर्नल ट्रेड होगा, फिर दो कंट्रीज के बीच में होगा आपस में इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्री है। उसमें क्या है, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, हमें किस में पेमेंट करनी पड़ती है, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि हम गुड्स वहां से मंगाएंगे, इंपोर्ट करवाएंगे अपनी कंट्री में, तो हमें जो सेलर है बाहर का, उसको हम उसकी डिनोमिनेशन में हमें पे करना पड़ेगा, रुपीस में नहीं पे कर सकते, उसकी डिनोमिनेशन में हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या, प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब प्रॉब्लम क्या आती है इंटरनेशनल बिजनेस करने के दौरान, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को। पहला क्या है, लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर लेंथी प्रोसीजर है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ता है, एक्सपोर्ट की फाइलिंग से हम पढ़ेंगे आगे, इंपोर्ट का क्या होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन फिल होते हैं, उसका परमिशन लो, उसकी परमिशन लो, अपनी करेंसी चेंज कराओ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेने पड़ते हैं। तो लीगल प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, इतना डिटेल में नहीं यहाँ से लिखना, बस थोड़ा बहुत लिखना है कि हाँ लेंथी प्रोसेस है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, बहुत सारे प्रोसेस होता है, इसलिए लेंथी प्रोसेस हो जाता है। बाकी इतना डीप में जाके नहीं पढ़ना, मीनिंग को समझना है, आंसर को समझना है, डीप रट्टा नहीं मारना। रट्टाफिकेशन करोगे तो आप आंसर भूल जाओगे, फ्रेम नहीं कर पाओगे। समझो, अपने आप से आंसर फ्रेम कर लेना, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्या प्रोसीजर होते हैं। आगे रिस्ट्रिक्शन बहुत है, आपको बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। अगर आपने इंटरनेशनल बिजनेस करना है, अपनी कंट्री के अंदर अंदर बिजनेस करना है, तो आप सिंपली बिजनेस कर सकते हैं, ज़्यादा लंबे प्रोसेस नहीं है। बट अगर इंटरनेशनल फॉरेन कंट्री के साथ बिजनेस करना है, तो आपको बहुत सारे लाइसेंस, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारी करनी पड़ती है। ठीक है, हाई रिस्क है, रिस्क बड़ा हाई है, क्यों, क्योंकि सामान जाता है शिप से। शिप में क्या होता है, सामान आपने देखा होगा, तूफान आता है, सामान गिर सकता है, क्या कहते हैं, आपका डैमेज हो सकता है सामान। उसके बाद कंट्री की जो करेंसी डिनोमिनेशन होती है वो चेंज हो जाती है। आजकल आज कुछ और है डॉलर का रेट, कल कुछ और हो जाएगा रेट, आपकी डिनोमिनेशन चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है, जिससे आपको इफेक्ट कर सकता है बिजनेस को। तो हाई रिस्क है। डिफरेंट लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, उनकी लैंग्वेज कुछ और है, हमारी लैंग्वेज कुछ और है। एम्प्लॉयज़ की हमारी कंपनी, अब फॉर एग्जाम्पल हम इस कंपनी का मालिक और फॉरेन कंट्री का मालिक जो बैठा वो नहीं आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय को कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, फेस करनी पड़ती है, कि लैंग्वेज के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आगे क्या, अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, कि फॉरेन करेंसी को अरेंजमेंट करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि फॉरेन करेंसी ना आसानी से नहीं मिलती, आपको बड़ा सारे लीगल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। ठीक है, आगे करते हैं हम दूसरा टॉपिक। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रीजन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, की क्या रीजन है इंटरनेशनल बिजनेस करने की, क्यों जरूरत पड़ी हमें इंटरनेशनल बिजनेस करने की। फर्स्ट रीजन क्या है, द कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली वेल और चीपली, कि जो कंट्री है ना, सारी कंट्री क्या, मतलब कि सारी कंट्रीज जो हैं, जो प्रोडक्शन करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं थिंग्स, वो वेल और चीपली नहीं कर सकती। ठीक है, ये इक्वली वेल मतलब कि सेम टू सेम प्रोडक्शन नहीं हो सकती, कि अमेरिका में सेम हो रही है, इंडिया में भी वही प्रोडक्ट सेम टू सेम बन रहा है, कोई ना कोई डिफ्रेंशिएशन आएगी। तो उसको डिफ्रेंशिएशन खत्म करने के लिए लोगों को, देखो लोगों की जरूरतें तो सेम है ना पूरी दुनिया की, तो उनको डिफ्रेंशिएशन खत्म करने के लिए लोगों की जरूरतें पूरा करने के लिए तो एक्सचेंज करती हैं गुड्स। ठीक है, जहाँ पर अच्छी बनी वो एक्सपोर्ट करती हैं, जहाँ से बुरी बनी इंपोर्ट करती हैं, मतलब कि आपस में एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, आगे क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग कंट्रीज, कि सारी कंट्रीज के बीच में ना जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो अनइक्वल है, कईयों के पास पेट्रोल है, कईयों के पास नहीं है। ठीक है, कईयों के पास डायमंड्स हैं, कईयों के पास गोल्ड्स हैं, कईयों के पास नहीं है कंट्री के पास, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अब गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल की जरूरत सबको कंट्रीज को है, तो आपस में ये सारी जरूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, इंटरनेशनल बिजनेस होता है। आगे क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच है लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, कि सबके पास ना, सारे देशों के पास अलग अलग क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि लैंड्स भी, किसी के पास बड़ी लैंड्स हैं, किसी के पास छोटी लैंड्स हैं। जो कंट्री छोटी उनके पास कहाँ ही स्पेस है, जो कंट्री बड़ी उनके पास स्पेस है, बट कईयों के पास पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है, एम्प्लॉयज़ नहीं है। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें की जरूरत है, क्या फिर इससे क्या होता है, डिस्बैलेंस बनता है। तो डिस्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए, कि हाँ वो मान लो हमारा देश है, क्या कहते हैं, वीट उगा रहा है, बट कई कंट्री में वीट पॉसिबल नहीं है उगाना, तो उनको जरूरत पूरी करने के लिए हमें फिर इंटरनेशनल बिजनेस करना पड़ता है, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो फैक्टर प्रोडक्शन भी इफेक्ट करता है। आगे क्या, देयर इज नो एनी सिंगल कंट्री विच इज बेटर पोजीशन टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो कि पोजीशन की प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट की, हर एक चीज बेटर ही बना दे। देयर इज नो एनी सिंगल कंट्री विच इज बेटर पोजीशन टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, की ऐसी कोई कंट्री नहीं कि जो सारे प्रोडक्ट्स है ना वो सारे ही बेटर बना दे। एक प्रोडक्ट बेटर बना सकती, दूसरा नहीं बना सकती। दूसरा बेटर होने के लिए
कोई और कंट्री वो सेम प्रोडक्ट बेटर बना रही है, तो उससे क्या करना है, वो ख़त्म करने के लिए एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं थिंग्स को। तो ये सारे रीजन थे, और भी रीजन से आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी। इतना जरूरी नहीं है टॉपिक, बस मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एग्जाम में बहुत रेयर चांस है आपके आ जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक जरूरी है थोड़ा, इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस, कि इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में क्या क्या अंतर है, क्या क्या फर्क है, ठीक है। पहला क्या पॉइंट है, नेशनैलिटी ऑफ बायर एंड सेलर। जो नेशनैलिटी है बायर्स एंड सेलर की, वो डिफरेंस है। जैसे इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग हो सके, नेशनैलिटी अलग होगी, ठीक है, बट जो इसमें डोमेस्टिक बिजनेस में उनकी नेशनैलिटी सेम होगी, मतलब कि एक ही नेशन के होंगे, ठीक है। हमारे डोमेस्टिक बिजनेस चल रहा है तो ऑलमोस्ट सारे एक सेम ही कंट्री के काम कर रहे हैं, जो बट इंटरनेशनल बिजनेस में सबकी नेशनैलिटी सेम होगी। मतलब इंडिया अमेरिका से ट्रेड करा तो उसकी नेशनैलिटी अमेरिकन है, हमारी इंडियन है, तो ऐसे करके डिफरेंस है सब में। आगे क्या, नेशनैलिटी ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होता है, स्टेक होल्डर वो होता है जो बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आपके करेक्टर हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, बैंकर हो गए, जो भी बिजनेस चलाने में हेल्प करता है उसको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो उसमें भी जो उनकी नेशनैलिटी होती है वो जैसे डोमेस्टिक में सेम होगी, ठीक है, कि इंडियंस हैं तो इंडिया में बिजनेस चलता है तो इंडियन ही होगा, डोमेस्टिक ही है, जोग्राफिकल लिमिट के अंदर है बिजनेस, तो सेम ही नेशन के होंगे। अगर दूसरे इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है तो दोनों के बिजनेस अलग हैं, कि मतलब कि जो कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, मतलब उधर भी कोई कंपनी है जो हमसे ले रही है सामान या बेच रही है, तो दोनों की नेशनैलिटी जो स्टेक होल्डर्स है वो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। मोबिलिटी का मीनिंग होता है मोबाइल का मतलब क्या होता है कि मूव करना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो ईजी है, किसमें, डोमेस्टिक में। नेशनैलिटी में मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में मुश्किल है, क्यों, क्योंकि जैसे फैक्टर प्रोडक्शन है, इम्प्लॉयज चाहिए, इधर इम्प्लॉयज चाहिए, कोई सामान लाना तो जल्द से जल्द पॉसिबल है, ठीक है। फैक्टर प्रोडक्शन खत्म हो गया, कोई सामान जल्द से जल्द आ जाएगा, ठीक है, इम्प्लॉयज चाहिए जल्द से जल्द आ जाएंगे। बट इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत मुश्किल, सामान मंगाना तो बहुत वेट करना पड़ता है, महीने 2 महीने, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, उसके बाद शिप मिलेगा, आपका सामान आएगा, बहुत टाइम लग जाता है। तो उसमें मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन बहुत फास्ट है इसमें, ठीक है। आगे क्या, कस्टमर हेट्रोजिनिटी अक्रॉस मार्केट। हेट्रोजिनिटी क्या होती है, मतलब डिफरेंस, डाइवर्स इन नेचर, ठीक है, जो डाइवर्स होते हैं मतलब डिफरेंट करते हैं, ठीक है। इसमें हेट्रोजीनियस होंगे, किसमें, डोमेस्टिक में हेट्रोजीनियस होंगे, बट उसमें क्या होंगे, उसमें नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि वो सारी चीज़ों की डिमांड अलग अलग है। आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि कार, जैसे अमेरिकन में वो, हमारे इंडिया में क्या करते हैं, राइट हैंड ड्राइव होती है, अमेरिकन लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स करते हैं, तो उनके लिए चीज़ें डिफरेंट है, हमारे लिए चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। वो कई चीज़ें मतलब यूज़ करते हैं, जैसे कि अपने घर का फर्नीचर यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं, वो 2-3 साल रखेंगे तो निकाल देंगे, कोई नया ले आएंगे। बट हमारे इंडिया में क्या है कि जब तक खराब ना हो जाए अच्छे से तब तक चलाएंगे। तो हर एक चीज़ों की मतलब डाइवर्स इन नेचर है, मार्केट है, ठीक है, डाइवर्स है पीपल, तो उसके लिए सारे प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से होती है, ठीक है। जैसे कि डोमेस्टिक में अलग प्रोडक्शन होगी, उसमें इंटरनेशनल बिजनेस में अलग टाइप की प्रोडक्शन होगी। आगे डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम, कि बिजनेस सिस्टम भी डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ की पॉलिसी, रेगुलेशन, पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग है, ठीक है, तो सारी पॉलिसी उस अकॉर्डिंग बनती है। इंटरनेशनल बिजनेस में अलग है तो उसमें सारी पॉलिसी उस दौरान बनती है। तो पॉलिटिकल सिस्टम की बात होगी सेम ही, कि पॉलिटिकल सिस्टम हमारा इंडिया का अलग है, फॉरेन का अलग है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें होंगी, बट इंडिया के हिसाब से अलग चीज़ें होंगी पॉसिबल। आगे बिजनेस रेगुलेशन पॉलिसी, वही पॉलिसी भी उसी हिसाब से बनेगी, जैसे कंट्री वैसी पॉलिसी है, ठीक है, उनके क्या रूल्स है, रेगुलेशन क्या कहते हैं, ठीक है। तो बाकी इंटरनेशनल बिजनेस में डिपेंड करता है कि दोनों कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, फिर मेच्योरिटी से बनते हैं सारी पॉलिसी। आगे क्या, करेंसी यूज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। डोमेस्टिक जो बिजनेस होगा उसमें क्या कहते हैं, जो सेम मतलब कि जो नेशन की कंट्री की जो डिनोमिनेशन है या करेंसी वही यूज़ होगी हमारी, जैसे रुपीस इंडिया की 2 रुपये में होगा, उसमें क्या होगा, इंटरनेशनल बिजनेस में अलग करेंसी यूज़ होगी, जैसे कि जो कि कंट्री के साथ हमारी डीलिंग हो रही है। तो ये था हमारा टॉपिक। आगे करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, की इंटरनेशनल बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं नीड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, कि क्या नीड भी थी इंटरनेशनल बिजनेस की, ठीक है, क्यों जरूरत है इंटरनेशनल बिजनेस की या बेनिफिट। तो दोनों चीज़ें सेम ही होती, सिमिलर ही है, कि जो बेनिफिट होंगे वही हमारी नीड को पूरा कर रहे हैं, जो हमें बेनिफिट्स मिलता है। तो इसको सेम पॉइंट में आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, अगर आपसे बेनिफिट पूछा है या नीड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस पूछा है, ठीक है। पहला क्या, बेनिफिट्स टू नेशन, कि नेशन को क्या बेनिफिट होता है इंटरनेशनल बिजनेस से। पहला पॉइंट क्या है, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होती है जब इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं हम, फिर फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होती है कैसे, जब हम किसी को एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स, तो हमें क्या होता है, फॉरेन करेंसी रिसीव होती है, कल को हमें इंपोर्ट करना हो कोई सामान तो हमें उसमें पेमेंट करने में हेल्प करता है,
तो भी इसमें क्या होता है, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक, आगे क्या है, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज की जो रिसोर्सेज है हमारी कंट्रीज के, जैसे इंडिया में कोई मान लो कि हाँ जैसे इंडिया में की कल्टीवेशन अच्छी खासी है, तो हमें कल्टीवेशन जो करते हैं कल को क्या होता है कि उसमें मार्केट में वैल्यू नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वीट उगाई, वीट इतनी ज़्यादा हो गई कि जितनी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है उसको तो पूरा किया जा सकता है, पॉपुलेशन की नीड को तो पूरा कर सकता है, बट हमारे पास एक्स्ट्रा भी बचती है, तो उसका हम क्या करेंगे। एक तो उससे क्या इफेक्ट होगा, किसानों का जो प्राइस होगा वीट का वो भी गिर जाएगा और वीट भी वेस्ट हो जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं, रिसोर्सेज को पूरा अच्छा यूटिलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट कर देंगे किसको, जो कंट्रीज वीट नहीं उगा पा रही हैं। ठीक है, तो जैसे जापान को हम वीट एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है, और जापान के पास इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स अच्छे खासे होते हैं, तो हमारी नीड पूरी करने के लिए हम जापान से वो मंगा लेंगे। तो ऐसे होता है कि रिसोर्स यूटिलाइज अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए भी ये हमारा बेनिफिट करता है। इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या होता है कि जब हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, हमारी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी खासी बढ़ती है, जो हमारी कंट्री की ग्रोथ होती है, हमारे पास प्रोडक्ट्स हमें जो ज़रूरत होती है हम सामान मंगाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जैसे ज़रूरत है सामान मंगाया तो हमें अच्छे खासे उससे होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रशिया से या इजराइल से हम वेपन्स लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी जो कंट्री है स्ट्रॉन्ग बनती है, क्या कल को वॉर में हमें फ़ायदा होगा, तो स्ट्रॉन्ग बनी। और जो हमारे पास सामान है, जैसे हमारी एग्रीकल्चर चीज़ें अच्छी हैं तो हम वहाँ उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे भी हमारी अर्निंग होती है। तो दोनों चीज़ें हेल्प करती हैं किसको, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीज़ें थोड़ी बहुत हेल्प करती हैं, किस में ग्रोथ में हेल्प करती हैं। आगे क्या ग्रो, हम इंपोर्ट तब भी करेंगे जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो उससे हमारी ग्रोथ ही तो होगी ना, तो हम सामान को यूज़ करेंगे। आगे क्या एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, की जो एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल बढ़ता है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, जनरेशन होती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी कंट्री में बढ़ती है, भी नेशन को फ़ायदा होता है। आगे इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, की लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा खासा बढ़ता है। जैसे कि जहाँ के लोगों को फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अच्छे नहीं बनते, तो क्या करेंगे हम जापान से मंगा लेंगे, तो इलेक्ट्रिक गुड्स हमें मिल जाएंगे। जैसे कोई कंट्री में कोई अच्छा सामान नहीं मिलता, हम एक्सपोर्ट कर देंगे, उनकी कंट्री को सामान मिल जाएगा जिनको उनकी लाइफ इजी होगी, जिसको लाइफ इजी बनेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अब ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। अगर हमारी अर्निंग होगी तब भी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। अगर हम इंपोर्ट करते कोई सामान मंगवा रहे हैं, अपने यूज़ के लिए मंगा रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है सामान की, तो उससे भी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा। आगे क्या बेनिफिट्स टू फर्म, की फर्म्स को क्या बेनिफिट है, जो कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करी उसका क्या बेनिफिट हो सकता है इसमें। आगे क्या पर्सपेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट, उनका हाई प्रॉफिट होता है। क्यों, जैसे इंडिया में जो सामान है कल्टिवेशन करें और यहाँ पर कम प्राइस में बिकता है, बट अगर फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करोगे वहाँ पर उनको रेट हाई मिल जाता है, तो हाई प्रॉफिट होता है। इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन, की कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन भी बढ़ती है उनकी। कैसे यूटिलाइजेशन की मतलब कि यूटिलाइज उनका सामान ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे फर्म, तो फर्म्स को बेनिफिट भी ज़्यादा होगा, अर्निंग भी ज़्यादा होगी। आगे क्या प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, उनकी क्या होगा ग्रोथ बढ़ेगी। अगर एक्सपोर्ट होगा इंपोर्ट होगा तो उनको मतलब कि उनकी ग्रोथ हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनी ही बन जाएंगी। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करती हैं या फिर दूसरी कंट्री में जो ट्रेड करते हैं बिजनेस, उसको मल्टीनेशनल कंपनी भी बोलते हैं, तो उनकी भी ग्रोथ होती है बिजनेस की। आगे क्या वे आउट ऑफ फॉर इंटेंस कंपटीशन द डोमेस्टिक मार्केट, कि एक तरीका है किससे डोमेस्टिक कंट्री में, जैसे कि हम कोई सामान में डील कर रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक कंट्री में डील कर रहे हैं, तो हमारे से कम्पीट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो हम उससे बाहर निकल जाएं। हम इंडिया के बजाय हम बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लग पड़े, तो हम कंपटीशन से ही बाहर निकल गए। जाओ जिसको जो करना करे, हम बाहर ही सेल परचेज करेंगे, हमें वहाँ पर मार्केट में वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर हम क्या ही लड़ें। तो इससे क्या होता है कि जो कंपटीशन है मार्केट में, मतलब कि सिमिलर थिंग, दो डोमेस्टिक कंट्री में बहुत सारे लोग सेम ही चीज़ बेच खरीद रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे हम बाहर निकल सकते हैं, ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जब करने शुरू कर देंगे हमें कंपटीशन में लड़ना ही नहीं पड़ेगा। आगे क्या इम्प्रूव बिजनेस विजन, की जो बिजनेस की विजन है वो भी अच्छी खासी बढ़ती है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या होता है, हम लोगों से फॉरेन कंट्रीज के तरीके सीखते हैं, कैसे हमें बिजनेस करना, उनकी चीज़ें सीखते हैं, वो हमारी चीज़ें सीखती, तो बिजनेस विजन भी अच्छा खासा बढ़ता है। तो ये था हमारा बेनिफिट क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस का। तो यहाँ से हमारा बस 2 टॉपिक रह गए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैं 2 पार्ट कवर करूँ, इसमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करा दूँ, या फिर एक पार्ट में कन्वर्ट कर दूँ, जैसे मेरे को अच्छा मतलब वीडियो जैसे हिसाब से होगी, लेंथी होगी वीडियो बनेगी, तो मैं 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दूँगा। बाकी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।